हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं कौस्तुभ और आज है 14 फरवरी। भले ही आज हर जगह ये वैलेंटाइंस डे करके सेलिब्रेट हो रहा है। 14 फरवरी इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट बिकॉज दिस वॉज द डे व्हेन यूट्यूब वॉज लॉन्च्ड। जिस प्लेटफॉर्म पे ये सेशंस आप देख रहे हैं, 2005 में यूट्यूब लॉन्च हुआ था। लेकिन इंडियंस के लिए अ, ये दिन 2019 में जो पुलवामा अटैक हुआ था उस वजह से सिग्निफिकेंट है। पुलवामा अटैक में जो शहीद हुए थे उनका स्मरण करके आज ये सेशन हम शुरू करते हैं। तो देखते हैं आज के न्यूज़पेपर में आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। पहला इशू जो है वो इंडिया श्रीलंका बायलैटरल इशू है। श्रीलंकन नेवी और इंडिया के बीच ये तनाव हमेशा रहा है। तमिलनाडु के जो फिशरमैन हैं वो बोट्स लेके श्रीलंकन वाटर्स में जाता है फिशिंग करने के लिए। तो ये जो एरियाज है, इस आर्टिकल में दो चीज़ें, आप बायलैटरल रिलेशंस देखिए, ये फिशरमैन का इशू देखिए। इसमें इंडिया और श्रीलंका में क्या अग्रीमेंट्स या क्या अंडरस्टैंडिंग है, इसका आप पढ़ाई कर सकते हैं। और बाद में इसमें जो भी एरियाज मेंशन है, पाक बे, धनुषकोडी, तो ये आपके एटलस पे, मैप पे देखना ना भूलिएगा। नेक्स्ट, एनजीओज आपके सिलेबस में ये है कि रोल ऑफ एनजीओज इन डेवलपमेंट। तो ये आपको ऐसे न्यूज़ और ये अलग अलग एक्ट जो है जैसे फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, तो ये पढ़ना ज़रूरी है। अपार्ट फ्रॉम दिस, एनजीओज का जो टोटल कंट्रीब्यूशन होता है डेवलपमेंट में, क्या रोल होता है, किस तरह डेवलपमेंट में हमारे देश में एनजीओज पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, इसका भी आपको पता होना चाहिए। अब इसमें मैं एक ही चीज़ कहूँगा, एक प्रिंसिपल होता है, ये हमेशा ध्यान में रखिएगा, ऑलवेज फॉलो द मनी। सो मनी ट्रेल जब आप फॉलो करोगे तब आपको समझता है कि ओरिजिनल इंटेंशन किसी का भी क्या है। तो अगर एनजीओज के बारे में आपको देखना है कि ये अच्छा काम कर रहे हैं या नेशनल सिक्योरिटी के लिए काम ऐसा कर रहे हैं कि जो नेशनल सिक्योरिटी अफेक्ट करेगा नेगेटिवली, आप पैसा देखिए, कौन फंडर है, कहाँ से फंडिंग ओरिजिनेट हो रहा है, तो फिर उस एनजीओ का एजेंडा पता चलता है। राइट, सो ओपन एजेंडा कुछ होगा लेकिन हिडन एजेंडा क्या है। तो एक बार ऑलवेज ऑलवेज रिमेंबर दिस प्रिंसिपल, फॉलो द मनी ट्रेल। राइट। नेक्स्ट, ये चंद्र नागौर के बारे में है। हेरिटेज की बात है तो यहाँ पे उसका इंपॉर्टेंस भी मेंशन्ड है, तो इसको आप पढ़िए, ये प्रीलिम्स में भी आ सकता है। नेक्स्ट, इस पेज पे कोई भी न्यूज़ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ एक आज जो कोविड का डिसरप्शन हुआ और उसके बाद ब्लेंडेड लर्निंग, ये टर्म काफ़ी यूज़ होने लगा, तो ये इसका डिस्क्रिप्शन यहाँ एक मॉडल बहुत अच्छा डिस्क्राइब किया गया है। और इसको पढ़िए इन द कंटेक्स्ट ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, क्योंकि ये भी डिजिटल एजुकेशन के बारे में बात करता है। तो हाइब्रिड या ब्लेंडेड मॉडल क्या है, ये आप ये आर्टिकल से समझ सकते हैं। नेक्स्ट, इसके पहले भी एक आर्टिकल में एक डिस्कशन में सेशन में हमने कहा था कि लैंड पुलिंग, तो इसमें दो चीज़ें, वेरियस मॉडल्स, राइट, जो अलग अलग मॉडल्स है लैंड पुलिंग के। अमरावती में क्या किया था, अभी जो आंध्रा का कैपिटल नया प्लान कर रहे हैं, और उसके बाद मैंने आपको कहा था कि मगरपट्टम का जो मॉडल है, राइट, पुणे का मगरपट्टा मॉडल, इट्स वेरी सक्सेसफुल मॉडल, तो ये भी आप स्टडी कीजिए। और फिर दिल्ली में ये क्यों फेल हो रहा है, क्या प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में सबसे बड़ा दिक्कत जब आती है, सबसे बड़ी दिक्कत होती है लैंड एक्विजिशन। राइट, तो ये लैंड एक्विजिशन बहुत इंपॉर्टेंट इशू है जो डेवलपमेंट को और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को अफेक्ट कर सकता है। तो इसके लिए ये न्यूज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, ये पेज पे भी कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, छोटे मोटे न्यूज़ है। यहाँ पे एक गोल्ड स्टैचू की बात हो रही है, तो आप ये इस बॉक्स में मैंने मार्क किया है। तो यहाँ पे लोकेशन प्लस जो जिनका स्टैचू यहाँ बनाया गया इनके बारे में इंफॉर्मेशन है। हिस्ट्री का पार्ट है, क्वेश्चन प्रीलिम्स में आ सकता है। अब यहाँ पे हम आते हैं एडिटोरियल पेज पे। क्वाड के बारे में ये न्यूज़ है, तो ये आपको ग्रुपिंग्स, इंटरनेशनल ग्रुपिंग्स वैसे भी पढ़ना इंपॉर्टेंट है, और इंडिया की इंटरेस्ट है, क्वाड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इंडो पैसिफिक इज़ द कीवर्ड। राइट, तो यहाँ पे क्वाड का एजेंडा, ये पॉजिटिव एजेंडा हाईलाइट करना इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल कहता है कि डजंट हैव अ नेगेटिव एजेंडा डायरेक्टली, इट्स नॉट कॉमन एनिमी। राइट, तो आज यूक्रेन क्राइसिस को लेके क्वाड के मेंबर्स में, या म्यांमार को लेके क्वाड के मेंबर्स में, इवन चाइना को लेके जो अप्रोचेस है वो अलग अलग है। तो दिस इज अ गुड थिंग, नॉट अ वेरी बैड थिंग, बिकॉज ये डाइवर्सिटी जो व्यूज में है वो उसको उतना डेमोक्रेटिक रखेगा। तो ये क्वाड के बारे में आपको पढ़ना ज़रूरी है, तो इसको डिटेल में पढ़िएगा। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश क्रक्स ऑफ वेलफेयर पॉलिटिक्स, तो ये आर्टिकल बहुत अच्छा है, बहुत एनालिटिकल आर्टिकल है। यहाँ पे
इस टाइप की जो स्टडीज़ मेंशन होती है ना, कंचन चंद्रा जी का एक रिसर्च मेंटेन यहाँ पे दिया हुआ है, और एक टर्म उन्होंने दी है पैट्रोनेज डेमोक्रेसी। तो ये जो राइटर है ये एनालाइज कर रहे हैं कि यहाँ पे इंडिया का जो डेमोक्रेसी है वो उत्तर प्रदेश में किस तरह क्या मॉडल काम कर रहा है। तो यहाँ पे विल नॉट रेस्ट्रिक्ट आवरसेल्व्स टू उत्तर प्रदेश, लेकिन एक जनरल में अगर बात करें तो इंडिया में जब भी आप देखते हैं कि कोई भी किसी को गवर्नमेंट का काम करना होता है, गवर्नमेंट का काम होता है, कुछ काम निकालना होता है, तो सबसे पहले हम क्या पूछते हैं कि कोई पहचान का है क्या, वाई। हमारा जो सिस्टम है, डज दिस सिस्टम वर्क इन एन इम्पर्सनल या न्यूट्रल मैनर, राइट। मोस्ट ऑफन देन नॉट ऐसा नहीं होता। हमको पता है कि हमारे यहाँ सिस्टम में डिस्क्रिशन है। सो डिस्क्रिशन की वजह से काम करना है, नहीं करना है, कब करना है, कैसे करना है, ये काफ़ी डिपेंड करता है सिस्टम में काम करने वाले लोगों पर। तो वहाँ पर कल ही मैं मेरे एक दोस्त से बात कर रहा था जो सर्विस में है। तो ऐसी डिस्कशन हो रहा था, एंड वी वर लाफिंग ऑन अ इशू कि इंडिया में ऐसी जोक था कि लॉज नहीं, इन लॉज, अनलेस यू आर इन लॉ विद द सिस्टम, कि कोई रिलेशनशिप आपका सिस्टम के साथ है या कोई सिस्टम में है जिनसे आपका रिलेशनशिप है, तब आपके काम जल्दी होते हैं। सो लॉस से नहीं, इन लॉज, इस तरह का एक जोक कल चल रहा था। तो ये आर्टिकल उसी इशू पे है कि यहाँ पे विथ रिसर्च, इट्स नॉट जस्ट एन प्लेन ओपिनियन। यहाँ पे रिसर्च कहता है कि इंडिया में पेट्रोनेज डेमोक्रेसी नाम का कंसेप्ट है, कि आप देखेंगे कि यहाँ पे लोग ये वोटर के बारे में कहते हैं कि वोटिंग जब होता है तो लोगों को एक परसेप्शन बन चुका है कि गवर्नमेंट में काम या गवर्नमेंट से जो बेनिफिट मिलते हैं ये तभी मिल सकते हैं जब आपका कोई पहचान का, आपकी जात का, आपकी धर्म का कोई रिलेशनशिप, एथनिक बैकग्राउंड कॉमन है, तो काम जल्दी होते हैं। लेकिन अब क्या चीज़ें बदल रही है। जैम ट्रिनिटी डेफिनेटली, जनधन आधार एंड मोबाइल, सो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, तो ये सी फेसलेस। एक चीज आप देखिए, जितना आप एडमिनिस्ट्रेशन को फेसलेस करेंगे, जितना डिस्क्रिशन कम होगा, उतना करप्शन कम होगा। जहां पे वन टू वन, फेस टू फेस आ गए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ करप्शन इंक्रीजेस जितना डिस्क्रिशन होगा, राइट। तो जैम क्या करता है, जैम ट्रिनिटी ये एडमिनिस्ट्रेशन को फेसलेस बनाता है, डिस्क्रिशन को करटेल करता है। इसीलिए जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे स्टेटमेंट किया था कि 1 रुपया अगर गवर्नमेंट स्पेंड करता है तो जस्ट 15 पैसा, राइट, जस्ट 15 पैसा गोज टू द बेनिफिशियरी। आज गवर्नमेंट अगर 1 रुपया स्पेंड करता है तो 1 रुपया कंप्लीट 1 रुपी गोज टू द अकाउंट। सो जैम ट्रिनिटी ये क्यों हुआ, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन फेसलेस हुआ और डिस्क्रिशन इसमें बिल्कुल नहीं है। अकाउंट नंबर है, बटन दबाया, पैसा अकाउंट में चला जाता है, राइट। सो अब यहाँ पे और एक चीज मैं रेज करूंगा कि जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स होती है ये काफी कर्टेल की है इस एडमिनिस्ट्रेशन ने, जो अभी गवर्नमेंट है इन्होंने। लेकिन फिर भी आज भी सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स है, काफी स्पेंडिंग उसमें होता है, और नियरली ऑन एन एवरेज 40% स्टेट को भी उसमें पैसा डालना पड़ता है, जबकि कोई अधिकार डिसीजन मेकिंग का स्टेट को नहीं है। वो स्कीम डिजाइन होती है सेंटर में। तो आप ये स्कीम्स का डिवीजन जो है, सेंट्रल सेक्टर, स्टेट स्कीम्स, फंडिंग कैसा होता है, अर्बन लोकल बॉडीज में क्या है, ये आप जरूर पढ़िएगा। ये भी एक रिसर्च है, आप पढ़िए, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी का रिसर्च है अबाउट डिस्क्रिशन। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं इसमें और रेज करूंगा कि व्हाट इज पब्लिक गुड। ये वर्ड बहुत कॉमनली यूज होता है, राइट, कि पब्लिक गुड, और हम कहते हैं कि हेल्थ, एजुकेशन एंड ऑल। बट व्हाट इज अ पब्लिक गुड बाय डेफिनेशन। तो पब्लिक गुड बेसिकली इज नॉन अराइवल, नॉन एक्सक्लूडेबल। सो पब्लिक गुड का मतलब क्या है कि ऐसी सुविधा जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है जो सबके लिए फ्री है, राइट। तो फ्री है इसलिए इट इज नॉन एक्सक्लूडेबल। आप पैसे नहीं दे रहे हो इसलिए आपको मिलेगा नहीं, ऐसा नहीं है। और दूसरा, इट इज नॉन अराइवल, अगर मैं यूज कर रहा हूं तो आपको कम मिलेगा, ऐसा भी नहीं है। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर हम पब्लिक स्पेसेस की बात करते हैं, पब्लिक गार्डन्स की बात करते हैं, तो आप किसी को बाहर नहीं रख सकते, इट्स नॉट अ क्लब। और दूसरा, अगर मैं गार्डन में जाता हूँ और मेरा टाइम अच्छा वहाँ पे बीतता है, तो इससे आपका टाइम खराब नहीं होता है, राइट। तो इट इज कॉमन एग्जाम्पल। या पानी है, गवर्नमेंट सप्लाई करता है वाटर, सो वाटर सप्लाई करता है तो वाटर इट इज चार्जेबल, आई एग्री, लेकिन गवर्नमेंट का सर्विस है। या गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाए,
तो ये जो चीज़ें हैं नॉन एक्सक्लूडेबल एंड नॉन राइवल, ये क्राइटेरिया डिफाइन करता है पब्लिक गुड्स का। तो थोड़ा डिटेल में आपको पता चाहिए। वैसे मैं आपको बता दूँ कि वेरी सून आई विल बी लॉन्चिंग अ प्लेटफॉर्म कि जहाँ पे हम डिटेल डिस्कशन, यहाँ पे जो मैं कर रहा हूँ ये एक शॉर्ट में आपको बताता हूँ क्या क्या इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये जो इश्यूज है जैसे पब्लिक गुड्स है, प्राइवेट गुड्स है, हाउ गवर्नमेंट गवर्नमेंट्स रोल इन दिस गुड्स अफेक्ट्स द सर्विसेज, तो ऐसे काफ़ी इशू मेरी बातों में आ रहे हैं कि जो बहुत डिटेल डिस्कस हो सकते हैं और इसका आपको फ़ायदा ही हुआ। तो बहुत जल्द मैं एक प्लेटफॉर्म लाने वाला हूँ कि जहाँ पे वीकली ऐसे सेशंस या डिस्कशंस हम कर पाएंगे। तो आप वेट कीजिए, अ, जल्द ही वो लिंक आपको मैं भेजूंगा। अब आगे चलते हैं। अ, लेकिन आगे जाने से पहले ये जो बात शुरू हुई थी पब्लिक गुड्स पे, लेट मी फिनिश दिस ऑफ कि ये जो पब्लिक गुड्स है तो हमारे सिस्टम में क्या होता है फिर कि जब इलेक्शंस के वक्त डोल्स दिए जाते हैं ना, पैसे दिए जाते हैं, गिफ्ट्स दिए जाते हैं, फ्रीबीज दिए जाते हैं, फ्री पावर, फ्री ये फ्री वो, तो ये चक्कर में गवर्नमेंट पब्लिक गुड्स पे स्पेंड नहीं करता क्योंकि पैसा कहीं ना कहीं तो जा रहा है। तो पब्लिक गुड्स पे स्पेंडिंग कम होता है और जो इसेंशियल सर्विसेज है, राइट, उनकी क्वालिटी नीचे जाती है। राइट, इसलिए आप देखते हैं कि इतने सालों में देखिए हम हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, सरकार हमेशा कहता रहा है कि वी आर सोशलिस्ट और सोशलिज्म हम फॉलो करते हैं। वो कॉन्स्टिट्यूशन में वर्ड था। अभी का गवर्नमेंट तो क्लियरली बोलता है कि नहीं, वैसा वैसा नहीं है। लेकिन अब तक 60-70 साल अगर हम नेहरूवियन एजेंडा से चले, सोशलिज्म को सामने रखा, वेलफेयर डेमोक्रेसी कहा खुद को, वेलफेयर हमारा प्राइमरी मोटिव रहा, सोशल जस्टिस की हम बात करते हैं, तो आप सोचिए ऐसा क्यों है कि इंडिया में हेल्थ और एजुकेशन जो इतने इसेंशियल सेक्टर से कि वेलफेयर अगर हम कहते तो ये सबसे पहले आना चाहिए, या हंगर की बात करें तो ये तो कभी सॉल्व नहीं हुआ ना। भले ही कम हुआ है लेकिन सॉल्व तो हुआ नहीं। या जितना प्रोग्रेस इसमें होना चाहिए था कि हेल्थ अच्छा होना चाहिए था, एजुकेशन फैसिलिटीज अच्छी होनी चाहिए थी, या हंगर कम होना चाहिए था, उस प्रमाण में 75 साल में हम ये नहीं कर पाए हैं। तो ये क्लासिक प्रॉब्लम है कि नेग्लेक्ट ऑफ पब्लिक गुड्स। नेक्स्ट, फॉल्टरिंग रिकवरी। तो अगेन कल हमने न्यूज़पेपर में देखा कि आईआईपी के नंबर आया है कि इसमें बहुत कम ग्रोथ है। तो यहाँ पे एक मेजर इशू है कि भले ही हम मेक इन इंडिया लॉन्च कर गए हैं, लेकिन अगर ब्रॉडली देखेंगे इंडिपेंडेंस से आज तक, तो एक स्टेटमेंट किया जाता है कि इंडिया इज डी इंडस्ट्रियलाइजिंग विदाउट सफिशिएंटली इंडस्ट्रियलाइजिंग फर्स्ट। तो मतलब आप अगर चाइना या कोरिया या बाकी कंट्रीज में देखेंगे, यूएस में जो हुआ कि हमेशा ऐसा ग्राफ रहता है कि पहले इंडस्ट्रीज कम है, प्राइमरी सेक्टर पे चलता है, फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, और बाद में वो कम होता है जब सर्विसेज और रिसर्च क्वाटरनरी सेक्टर्स बढ़ते हैं। इंडिया का ग्राफ अगर देखेंगे तो इंडिया का ग्राफ ऐसा है। हमारे यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन जितना होना चाहिए था वो कभी हुआ ही नहीं, और हमारा डी इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो चुका है। ये मेरा ओपिनियन नहीं है, दिस इज फ्रॉम इकोनॉमिक सर्वे। इस बार का नहीं, इसके पहले के एक इकोनॉमिक सर्वे में पिछले कई सालों से मैं पढ़ रहा हूँ, तो इकोनॉमिक सर्वे, तो इकोनॉमिक सर्वे एक इकोनॉमिक सर्वे ने ये बात की थी और ग्राफ्स के साथ, राइट। अब डिपिंग ग्राफ इन ऑक्यूपेशन सेफ्टी एंड सिस्टम, तो यहाँ पे ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, इसमें काफ़ी लेबर लॉज, कंडीशन, स्टैटिस्टिक्स, रिपोर्ट्स की बात की जाती है। ब्रॉडली मैं आपको ये कहूँगा कि ये मैंने नीचे कुछ चीज़ें लिख के रखी है, देखिए। अभी एक रिपोर्ट आया था ओआरएफ का, जेल्ड फॉर डूइंग बिजनेस। हमारे यहाँ मोर देन 26,000 ऐसे क्लॉजेस है लॉज में कि जिनके अंडर बिजनेस मैन कैन बी इम्प्रिजन्ड, राइट। तो ये आप माइंड बॉगलिंग नंबर है, 26,000 क्लॉजेस है बिजनेस लॉ, लेबर लॉ, नॉट जस्ट लेबर, 50% ऑफ देम आर इन मोर और लेस लेबर लॉज, लेकिन देर आर 26,000 क्लॉजेस इन वेरियस लॉज जिसके अंडर बिजनेसमैन, सो जो भी बिजनेस में इंडल्ज करेगा उसको जेल हो सकता है, इम्प्रिजन हो सकता है, राइट। ड्रैकोनियन प्रोविजंस है। इस वजह से हम देखते हैं कि इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग, ये जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि व्हाई डिडंट वी इंडस्ट्रियलाइज प्रॉपर्ली, व्हाई एंटरप्रेन्योरशिप, राइट, कि जो लाइफ ब्लड है इनोवेशन का, डेवलपमेंट का, ग्रोथ का, ये इंडिया में क्यों वीक रहा अब तक, राइट। ये रीजन है। तो जेल फॉर डूइंग बिजनेस ये आप पढ़िए। दूसरा पॉइंट है कि बहुत स्ट्रिक्ट लॉज है, ड्रैकोनियन प्रोविजंस है।
तो जब आप इतने स्ट्रिक्ट लॉज बनाते हो तो उससे क्या होता है, उससे इवेजन ही बढ़ता है। मतलब फॉर एग्जांपल आप सोचिए कि अ, अगर हम कहेंगे कि एट्रोसिटीज, SC ST एट्रोसिटीज एक्ट है, तो एट्रोसिटीज एक्ट इज वेरी 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 स्ट्रिक्ट, राइट। उसका पनिशमेंट आपका पूरा जो भी परपेट्रेटर होगा उसका तो पूरा लाइफ चला जाता है, इतना वो ड्रैकोनियन लॉ है। अगर वो लॉ इतना स्ट्रिक्ट है तो हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि एट्रोसिटीज एक्ट से एट्रोसिटीज कम हो जाएंगी सोसाइटी में, राइट। लेकिन ऐसा नहीं है। आप अगर देखेंगे तो एट्रोसिटीज एक्ट के बाद कन्विक्शन रेट ये 3% के बराबर है, यानी 97% केसेस में कन्विक्शन होता ही नहीं है, भले ही एट्रोसिटीज हुई हो। क्योंकि प्रॉब्लम यही है, आप इतना स्ट्रिक्ट लॉ बना दिया कि वो लॉ फॉलो ही नहीं होता है, वो ऑन पेपर ही रहता है। तो ये या डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की बात करेंगे, राइट। तो ये ऐसे ही होता है कि आपने इतना स्ट्रिक्ट बना दिया कि आप उसको इंप्लीमेंट भी नहीं कर सकते। इंप्लीमेंट करने के वक्त जो डिस्क्रिशन, और ये डिस्क्रिशन पे बेस्ड है, पुलिस में जाएंगे तो वहाँ रिपोर्ट FIR बनता है नहीं बनता है, क्या क्लॉज वो लगाते हैं, एट्रोसिटीज लगाते हैं या नहीं लगाते हैं, ये काफ़ी ग्रे एरिया है। तो इस वजह से उसी, मुझे टॉपिक डाइवर्ट नहीं करना है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जब हम एक्सट्रीमली स्ट्रिक्ट लॉज की जो फॉलो ही नहीं कर सकते, प्रधानमंत्री ने लाल किले से एक स्टेटमेंट किया था कि इंडिया में आप कायदा तोड़े बिना, कोई लॉ वायलेट किए बिना बिजनेस ही नहीं कर सकते। नो, दैट इज द स्टेट ऑफ लॉज, इट लीड्स टू इवेजन। इसलिए बहुत स्ट्रिक्ट लॉज नहीं हमारे यहाँ, इतना चाहिए। जब भी हम लॉ की बात करें तो वी नीड सर्टनटी ऑफ पनिशमेंट, नॉट इंटेंसिटी ऑफ पनिशमेंट, राइट। हमारा फोकस सर्टनटी पे चाहिए, इंटेंसिटी पे नहीं, राइट। इसको आप सोचिए। तीसरा, जब इतने सारे लॉज बनते हैं और उसमें डिस्क्रिशन होता है तो इट लीड्स टू एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट। एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट क्या करता है, रेंट सिकिंग, ये टर्म यूज होती है, राइट। रेंट सिकिंग, रेंट सिकिंग मतलब करप्शन, राइट, करप्शन। जब डिस्क्रिशन होता है तो रेंट सिकिंग होता है। अब इसका सिंपल एग्जांपल क्या है, ट्रैफिक सिग्नल आपने वायलेट किया, ट्रैफिक रूल वायलेट किया, तो इसका कोई टेक्नोलॉजी बेस्ड सॉल्यूशन, अभी कैमरास लगा रहे हैं तो दैट इज हाउ टेक्नोलॉजी हेल्प्स इन रिड्यूसिंग करप्शन। बट पहले कैसा था कि आपने वायलेशन किया कि नहीं ये किसको पता था, सिर्फ ट्रैफिक पुलिस को पता था, राइट। अब ट्रैफिक पुलिस के पास डिस्क्रिशन है, उनके सब सुपीरियर्स को कितने भी वो ऑनेस्ट हो, इफिशिएंट हो, उनको नहीं पता कि आपने लॉ वायलेट किया कि नहीं। उसका प्रूफ एक ही इंसान के पास है, उसने देखा है, ट्रैफिक पुलिस। अब इसके हाथ में है कि आपको चालान देना है कि नहीं देना है, राइट। तो अब ये जो डिस्क्रिशन है इसका यूज किस लिए होता है, करप्शन के लिए। चल ठीक है, तेरी गाड़ी वापस दे देता हूँ, लाइसेंस वापस दे देता हूँ, 500 रुपए दे दे, रेंट सीकिंग, राइट। गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स, ये लॉस का इम्प्लीमेंटेशन, अगर इतना इतने सारे लॉज है, इतने क्लॉजेस है, इतने प्रोविजंस है जिसके अंदर आप जेल में जा सकते हो, बिजनेस करते हो तो कोई ना कोई लॉ तोड़ना पड़ता है, तो ये जो डिस्क्रिशन है इट लीड्स टू एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट विच लीड्स टू करप्शन। फिर इशू आता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। तो यहाँ पे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, हम बात कर रहे हैं जेल फॉर डूइंग बिजनेस। तो फिर जब तक ये हम रिफॉर्म नहीं करेंगे, स्पेशली द लेबर लॉज, कैसे क्या आप बिजनेस कर पाएंगे इंडिया में, और कैसे आप मेक इन इंडिया सक्सेसफुल करेंगे। और लास्टली, कोई भी सक्सेसफुल इकोनॉमी ये बिना डाटा के नहीं चल सकती। यू नीड रियल टाइम डेटा, राइट, एंड क्रेडिबल डेटा, राइट। क्रेडिबल डेटा, एक्यूरेट डेटा, इसकी जरूरत है। ये डिबेट क्यों मैं बोल रहा हूँ, ये इशू क्यों बोल रहा हूँ, आप सोचिए हमारा जीडीपी के जो नंबर्स है इस पे ही सवाल है कि ये कितना एक्यूरेट है। तो जो मेट्रिक है हमारा मेजरमेंट का, जिस पे पूरा बजट और पूरा प्लानिंग बेस्ड है, वो नंबर्स अगर डाउटफुल है तो फिर आपका प्लानिंग और उसका जो आप इवेल्युएशन करोगे उसमें कितना वैल्यू रहेगा, कितना एक्यूरेट वो रहेगा। इट्स अ बिग क्वेश्चन, राइट। सो थिंक अबाउट इट। नेक्स्ट, इंडिया सेमीकंडक्टर ड्रीम। तो ये इम्पोर्टेंट है जो गवर्नमेंट ने अभी स्टेप लिया था टू प्रमोट, राइट, सेमीकंडक्टर्स एंड ऑल। बट इसमें एक चीज मुझे कहनी है कि आप ये एग्जांपल ऐसा है कि आप देखिए कि अगर आप कहेंगे कि हम नोबेल लॉरेट्स को इंडिया में लाते हैं और फिर इंडिया में इनोवेशन होगा, राइट, और इंडिया में पेटेंट्स बढ़ेंगे और इट विल लीड टू न्यू इन्वेंशंस इन द कंट्री। तो ये क्यों नहीं होता है? आपने कभी सोचा कि इंडिया में रहते हुए इनको कभी नोबेल प्राइज नहीं मिलता है?
या कोई बहुत सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन उनसे हुआ, ऐसा नहीं दिखता। लेकिन जैसे ये बाहर जाता है, राइट, यूएस में, यूरोप में, सडनली दे कम अप विद आइडियाज, या फिर कुछ कुछ अच्छा इन्वेंशन होगा, कुछ कंट्रीब्यूशन होगा, और फिर नोबेल प्राइज उनको डिक्लेयर होता है। एंड देन फिर नेक्स्ट डे इंडिया में हर हेडलाइन कहते हैं कि इंडियन रिसीव्स नोबेल प्राइज। पॉइंट इज, व्हाई दैट इंडियन डिड नॉट गेट अ नोबेल प्राइज व्हेन ही वाज इन इंडिया और शी वाज इन इंडिया? द रीजन इज नेटवर्क। ये जो मैं कह रहा था, रोल ऑफ नेटवर्क, राइट। सो कोई भी नेटवर्क है, इसको इकोसिस्टम कहूंगा मैं, राइट, इकोसिस्टम। तो कोई भी इन्वेंशन या कोई भी इंडस्ट्री सक्सेसफुल होने के लिए उसको इकोसिस्टम की जरूरत होती है। सो इंडस्ट्री डजंट फंक्शन इन आइसोलेशन, स्पेस वैक्यूम में काम नहीं करता है कोई इंडस्ट्री, उसको ये सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है। तो अभी हम जो डिस्कस कर रहे थे लॉस के बारे में, राइट, बिजनेस फ्रेंडली एनवायरमेंट के बारे में, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के बारे में, राइट। तो आपके यहाँ पे अगर ऐसे कायदे हैं कि बिजनेसमैन अगर कोई गलती हो जाता है, वो बोनाफाइड गलती भी हो सकता है, नॉट मलाफिडे, बोनाफाइड गलती, कि गलती से गलती हो गई, राइट, गलती से मिस्टेक हो गया। तो गलती से मिस्टेक हो गया तो उसको आप अगर जेल में डालोगे तो काहे को आपके पास बिजनेस करेगा, राइट? वो जाएगा सिंगापुर, साउथ ईस्ट एशिया में, राइट, या बाहर जाएगा। सो ये इकोसिस्टम प्रोवाइड करना जरूरी है। तो यहाँ पे जब हम सेमीकंडक्टर्स मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं, तो डू वी हैव दिस इकोसिस्टम? आप कितना भी पैसा डालिए, ये इकोसिस्टम जब तक आप बनाते नहीं, तो मेरा ये मानना है, और आप इस पे सोचिए कि ये मेरा स्टेटमेंट है, राइट, कि इंडिया कैनॉट बिकम एन इकोनॉमिक सुपर पावर अनलेस यू रिफॉर्म इंडियन पुलिस एंड इंडियन जुडिशियरी, राइट। इंडियन पुलिस, आपको लगेगा इसका डायरेक्ट रिलेशन क्या है, आप सोचिए, बहुत डीप रिलेशन है। कि जब तक इंडिया का पुलिस, इंडिया के लॉज और इंडिया की जुडिशरी ये रिफॉर्म नहीं होती, इंडिया इकोनॉमिक पावर हाउस नहीं बन सकता। नेक्स्ट, एयर ऑफ कॉम्बेटिव फेडरलिज्म। जब हम कॉम्बेटिव फेडरलिज्म, हम हमको क्या बताया गया है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, राइट। सो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की हम बात करते हैं, कम्पिटिटिव फेडरलिज्म की बात करते हैं, तो ये कॉम्बेटिव कह रहे हैं। लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि ऐसे प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स या ऐसे प्रोवोकेटिव वर्ड्स आप आपके एग्जाम में, मेंस में या इंटरव्यू में डायरेक्टली यूज ना करें। इसमें ब्रॉड डिबेट में यही कहूंगा, रादर देन गेटिंग इनटू द डिटेल्स। अब यहाँ पे है जो इशू था, अभी जो मेन प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर है, आईएएस काडर रूल्स 1954 में चेंज किया है सेंटर ने। यू आर अवेयर ऑफ दैट, स्टडी दिस इन डिटेल, इसके प्रोज एंड कॉन्स और ये क्यों कर रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन मैं एक ब्रॉड इशू यहाँ पे रेज कर रहा हूँ कि आपने देखा होगा कि जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ और शुरुआत का जो टाइम था, इंडिया के पास एक्सपीरियंस किस चीज़ का था, पार्टीशन हुआ था, सो वेरी बिटर एक्सपीरियंस वी हैड, प्लस देयर वर लॉट ऑफ इंसर्जेंसीज, राइट, सेसेशनिज्म, ये ये डर था जब हम इंडिपेंडेंट हुए, राइट, रियल डर था शुरुआत में। इसलिए सेंट्रलाइजेशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है, राइट। ग्रैंडली ऑस्टिन, आप इंडियन पॉलिटी पढ़ेंगे तो उसमें दिया है ना कि इट्स क्वाजाई फेडरल, और उसमें सेंटर को बहुत पावर्स दिए हैं, राइट। सो आर स्टेट्स आर नॉट लाइक यूएस स्टेट्स। लेकिन फिर जब हमको समझ में आया कि 1980s और 2000 के आसपास, अब इसके बाद हमको समझ में आया कि इतना सेंट्रलाइजेशन काम का नहीं है। सरकारिया कमीशन की अगर बात करें तो वो रिपोर्ट बहुत अच्छा कहता है फेडरलिज्म के बारे में, कि ओवर सेंट्रलाइजेशन, राइट, अगर हम करते हैं तो उससे क्या होता है, ब्लड प्रेशर एट द सेंटर एंड अनेमिया एट द पेरिफेरी। नाउ आई कम फ्रॉम अ मेडिकल बैकग्राउंड, राइट, मैं डॉक्टर हूं, तो मैं ये लैंग्वेज में बात कर सकता हूँ कि ओवर सेंट्रलाइजेशन रिजल्ट्स इनटू अनीमिया इन द पेरिफेरी एंड ब्लड प्रेशर एट द सेंटर। इस सेंटर में इतना प्रेशर बिल्डअप हो जाता है कि वहां पे काम ही नहीं होता है, राइट, ओवरहीट होता है, और पेरिफेरी में वीकनेस आना लगता है, सिस्टम वीक हो जाता है और कुछ इंप्लीमेंट नहीं होता है, राइट। सब सब अर्बन सेंटर्स और एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर, आप देखिए मुंबई कैसा है, गढ़चिरौली कैसा है, दिल्ली कैसा है, उड़ीसा कैसा है, राइट, नॉर्थ ईस्ट में क्या कंडीशन है। तो यही इंडिया में दिखता है कि ओवर सेंट्रलाइजेशन है। तो हमको ध्यान में आया तब कि अगर हमको वेलफेयर चाहिए, सी अब सिक्योरिटी की बात करें, पहले वो प्रायोरिटी था इसलिए सेंट्रलाइजेशन था। अब हम बात करें वेलफेयर की, तो 80s 90s 2000 में तो हमको समझ में आया कि डिसेंट्रलाइजेशन जरूरी है। अब अब क्या, अब इशू है डेटा का। तो ये लार्जर डिबेट में ये रेस कर रहा हूं कि अब भले ही हमको डिसेंट्रलाइजेशन पता है कि वेलफेयर के लिए डिसेंट्रलाइजेशन जरूरी है, लेकिन आज हर चीज जब डेटा पे चलने वाली है तो डेटा इज गोइंग टू द सेंटर। व्हाई? बिकॉज डेटा
तभी यूज़फुल है जब उसको प्रोसेस किया जाए, इंटरप्रेट किया जाए। इसके लिए जो कैपेबिलिटी लगता है, वो कैपेबिलिटी डिसेंट्रलाइज़्ड हमारे पास नहीं है। ये वो कैपेबिलिटी सेंट्रलाइज़्ड है। तो सब डेटा जैसे अभी हेल्थ का देखिए इंडिया में क्या हो रहा है, सब डेटा सेंटर पे जाएगा, यूनियन में जाएगा। तो ये डेटा अब फिर से क्या हम देख रहे हैं कि सेंट्रलाइज़ेशन होगा, राइट? तो फेडरलिज़्म पे फिर सवाल उठता है कि आगे फेडरलिज़्म क्या है? कितना डिस्क्रिशन आप स्टेट्स को रखेंगे, राइट? सब स्कीम्स अगर सेंटर से डेटा ड्रिवन डीबीटी जैसा अगर चलने वाला है तो ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट डिबेट है और उसका इम्पैक्ट डेमोक्रेसी पे कैसा होगा। अब आगे एलआईसी का आईपीओ आ रहा है, सो ये दिस इज अ केस ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट, राइट? ये की टर्म है एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम प्राइवेटाइजेशन, ये आप पढ़िए। नेक्स्ट, सेंटर एक्सटेंड्स पुलिस मॉडर्नाइजेशन। सो यही तो मैं बात कर रहा था अभी कि जब तक हम पुलिस को मॉडर्नाइज करते करते नहीं है तब तक हमारा बाकी सब स्टेप्स इफिशिएंट आउटकम्स नहीं देंगे। क्योंकि पुलिस की जब हम बात करते हैं तो हम 21st सेंचुरी के चैलेंजेस जैसे इकोनॉमिक फ्रॉड, साइबर फ्रॉड्स एंड ऑल, सिक्योरिटी के प्रॉब्लम्स जो बहुत मॉडर्न है, डार्क नेट की बात करें, तो हम 21st सेंचुरी प्रॉब्लम्स 20th सेंचुरी का जो सिस्टम है हमारा पुलिसिंग का, इसके बेसिस पे हम टैकल कर रहे हैं। और ये जो सिस्टम है ये चलता है 19th सेंचुरी के एक्ट से, 1861 एक्ट, राइट? दिस इज वेरी प्रॉब्लमैटिक। यानी 21वीं सदी में हम 19वीं दशक की बात कर रहे हैं, 19वीं सदी से जो कायदे बनाए थे उस पर हम 21वीं सदी के प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सही नहीं है। पीएमएल अगेन, ये प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। सो मनी लॉन्ड्रिंग क्या है, ये एक्ट क्या है, ये आप अच्छे से पढ़िए। ये न्यूज़ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट, अगेन, अब ये अगेन पॉलिटिकल न्यूज़ है, न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पंजाब और उसमें होने वाला ड्रग प्रॉब्लम, कि पंजाब इज अ बॉर्डर स्टेट, राइट? तो आपने मूवी देखा भी होगा उड़दा पंजाब, राइट? तो वो गलत बात नहीं है। पंजाब बॉर्डर स्टेट है। वो दुनिया का 97 to 98% ऑफ ओपीएम, तो ये ओपीएम के बारे में भी डिटेल पढ़िए आप, ये अफगानिस्तान में प्रोड्यूस होता है, तालिबान, राइट? तो युवाल हरारी बहुत एक हिस्टोरियन है फेमस, तो वो बहुत अच्छी तरह वो कहते हैं कि अ, उनका एक स्टेटमेंट बहुत फेमस है कि आप कितना भी बोलिए, राइट, कि जो टेररिस्ट है, स्पेशली इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट्स, रेडिकलिस्ट्स जो तालिबान है, तो ये जो लोग हैं ये वेस्ट को बहुत हेट करते हैं, अमेरिका को, क्योंकि फ्रीडम, इनोवेशन, इंडिविजुअलिज्म ये उनको अच्छा नहीं लगता है। कंजर्वेटिव ऑर्थोडॉक्स होते हैं लोग तालिबान। तो ये जो वेस्ट को हेट करते हैं, लेकिन वो वेस्ट की एक चीज को हेट नहीं करते, डॉलर्स। तो 97 to 98% ऑफ ओपियम ये अफगानिस्तान में बनता है, यहाँ से वो पाकिस्तान में आता है, राइट? पाकिस्तान से पंजाब और बॉर्डर स्टेट से इंडिया में आता है, और फिर यहाँ से ये रूट होता है नेपाल या साउथ ईस्ट एशिया, और फिर उधर से वो जाता है चाइना, चाइना से चाइना के कनेक्शंस, क्योंकि सी अंडरस्टैंड व्हाई चाइना इज आल्सो इंपॉर्टेंट इन दिस नोड, क्योंकि चाइना के बिजनेस रिलेशंस पूरी दुनिया से है। चाइना के पोर्ट से मटेरियल हर जगह जाता है दुनिया में। तो ये जो चाइना इज अ वेरी इफिशिएंट नोड, कि वहां जाने के बाद आप पूरी दुनिया में घुस सकते हो। तो ये जो ओपीएम है फिर ये यूएस तक पहुंचता है, रशिया में जाता है, साउथ ईस्ट एशिया में जाता है। अब तक कैसा था कि इंडिया वाज ओनली अ ट्रांसिट कंट्री, हमारे यहाँ कंजम्पशन कम था, ट्रांसिट कंट्री था। लेकिन अब प्रॉब्लम है, इंडिया इज कंज्यूमिंग ड्रग्स, इट्स अ वेरी वेरी सीरियस इशू, राइट? नेक्स्ट, ये सीएए जो है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, इसके बारे में आप पढ़िए और क्यों अपोजिशन है, क्या मुद्दे हैं, क्रिटिकल कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म आप इसका कर सकते हैं। नेक्स्ट, टैक्सेबिलिटी। नाउ दिस इज वेरी स्ट्रेंज, राइट? कि सरकार ने क्या किया है, टैक्स लगा दिया क्रिप्टो पे, लेकिन उसको लीगल स्टेटस है या नहीं, राइट, इस पे अभी भी सस्पेंस बना के रखा है, राइट? तो ये जो कंफ्यूजन का स्टेटस है ना, तो ये नहीं होना चाहिए। फिर भी ठीक है कि टैक्सेबिलिटी करके उन्होंने एटलीस्ट सम क्लैरिटी, राइट? नहीं तो अब तक तो ऐसा था कि आप अगर देखेंगे पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पैसे इंडिया से और छोटे छोटे इन्वेस्टर्स है जो क्रिप्टोज में डाल रहे हैं, राइट? और इट्स मोर देन, आई मीन, वो नंबर तो आप देखिए इंटरनेट पे अवेलेबल, इट्स इट्स माइंड बॉगलिंग, राइट? इतने ज्यादा पैसे इन्वेस्ट हो चुके हैं इंडिया में, राइट? स्पेशली यूथ, यंग पीपल, राइट? छोटे छोटे अमाउंट्स में क्रिप्टो ले रहे हैं। तो इतना पैसा है, तो उसका टैक्सेशन का स्टेटस भी अब तक क्लियर नहीं था। अब तक तो गवर्नमेंट कह रहा था कि हम इसको बैन करेंगे,
राइट? तो अब उनको समझ में आया कि अब तो बैन नहीं कर सकते, तो अब हाउ टू गेट बेनिफिट आउट ऑफ इट, सो टैक्सेशन, सो दिस इज गुड वे, राइट? अभी ये अच्छा किया उन्होंने कि टैक्सेशन, अब वो कितना करना चाहिए था वो उस डिटेल में हम नहीं जा रहे, लेकिन टैक्सेशन से एटलीस्ट सम सॉर्ट ऑफ सैनिटी टू द सेक्टर हैज बीन ब्रॉट। अब गवर्नमेंट शुड क्लियर द कंफ्यूजन फास्ट, लीगल स्टेटस क्लियर कर देना चाहिए गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट, अन्ना हजारे वाइन सेल महाराष्ट्र में, मैं ये इशू बार बार फ्लैग कर चुका हूँ कि जैसे पैंडेमिक आया उसके बाद हर स्टेट गवर्नमेंट को जो टैक्स आता है वो पेट्रोल जो जीएसटी के बाहर है और अल्कोहल जो जीएसटी के बाहर है, इन दोनों से, सो वो दोनों को प्रमोट कर रहे हैं, ये यहाँ पे टैक्सेस है और अल्कोहल प्रमोट कर रहे हैं हर से, दिल्ली में देखिए, महाराष्ट्र में देखिए, राइट? नेक्स्ट, ये जो वैक्सीनेशन का है, तो यहाँ पे देखिए इंडिया वैक्सीनेट करता जा रहा है, वैक्सीन हेजिटेंसी, ये जो उससे रिलेटेड इश्यूज है, और वेस्ट में जो प्रोटेस्ट हम देख रहे हैं हर जगह, तो इसके बारे में भी ओपिनियन बनाना आपके लिए ज़रूरी है। यहाँ कुछ स्पीसीज मेंशन है तो आप ये पढ़ सकते हैं, लेक्स है, एरियाज ऑफ जोग्राफी, इन्वायरमेंट, इनके कंटेक्स्ट में ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, फॉरेन डेट, तो श्रीलंका, सो जैसे अभी कल के न्यूज़पेपर में हमने देखा कि डेट टू जीडीपी रेशियो इंडिया का, या डेट टैक्स रेशियो इंडिया में ये काफ़ी बढ़ रहा है, और दिस इज़ नॉट वेरी गुड, राइट? इंडिया का फॉरेन डेट, पब्लिक डेट बढ़ रहा है, विच इज़ नॉट गुड, राइट? तो ये पैंडेमिक के बाद काफ़ी डेवलपिंग कंट्रीज को ये प्रॉब्लम आने वाला है, बिकॉज देव स्पेंट अ लॉट ऑफ मनी और टैक्सेस नहीं मिले हैं, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी बंद था लॉकडाउन में, या पॉपुलेशन के पास पैसा नहीं बचा है अभी बहुत। तो पैंडेमिक के बाद टैक्सेस कम हो गए हैं, स्पेंडिंग बहुत बढ़ गया है, इससे डेट बहुत बढ़ जाएगा। और अभी तो इनको क्वांटिटेटिव ईजिंग या उसको काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी, जो जॉन मेनार्ड कीन्स, राइट, जॉन मेनार्ड कीन्स ने जो बताया था कि काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी, तो ज़्यादा स्पेंडिंग गवर्नमेंट को करना करना पड़ेगा हर जगह, इंफ्रा और ऐसे सेक्टर्स में, कैपिटल गुड्स में। तो हमारा बजट 2022 भी वही कहता है। तो ये जो पॉलिसी है, इसी वजह से आपका डेट और बढ़ने वाला है, राइट? तो आप ये बहुत सीरियस इशू है। श्रीलंका क्या कर रहा है आप बात देखिए, और इंडिया से भी कंपेयर कीजिए। ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन नेपाल का जो पॉलिटिक्स है, इसकी हिस्ट्री आप थोड़ा देखिए, क्योंकि फिर 2008 के बाद जब वो कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे, आप सोचिए कि इंडिया में पार्टीशन हुआ, क्या कंडीशन था तब। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स है, हैट्स ऑफ टू दिस पीपल, कि इतने वोलाटाइल सिचुएशन में भी उन्होंने इतना अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन हमको दिया। लेकिन नेपाल में आप देखेंगे कंपैरिजन, तो दे हैव नॉट बीन एबल टू गिव अ वेरी सेटिस्फैक्टरी कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल एज पॉलिटिकल सिस्टम। तो वहाँ पे काफ़ी डिस्टर्बेंस और वोलाटिलिटी चल ही रही है पिछले 10-20 सालों से। तो आप देखिए, अभी ये इकोनॉमिक्स का है, इंटरेस्ट रेट्स, बॉन्ड यील्ड्स, मनी, ये सब आप ये थोड़ा डिटेल है। ये डायरेक्टली आपके सिलेबस से कितना रिलेट करता है ये एक सवाल है, लेकिन आप ये पढ़ते हैं तो इससे आपका अवेयरनेस भी बढ़ता है और कंसेप्ट क्लियर होता है, तो ये आप ज़रूर पढ़िएगा। नेक्स्ट, यहाँ पे इसके बाद तो स्पोर्ट्स की न्यूज़ है। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे। आई रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, click on the notification icon,